वेलकम टू तथास्तु इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं करंट से स्टैटिक प्रोग्राम में। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है दिल्लीज डिटोरिएटिंग एयर क्वालिटी। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट अफेयर्स में तो चल ही रहा है और ये 28 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू न्यूज़पेपर में कोट किया गया है। बट इसके साथ साथ ये टॉपिक आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कैपेबिलिटीज को चेक करेगा। जब आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे, जब आप डीएम एसडीएम बन जाएंगे, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने डिस्ट्रिक्ट की एयर क्वालिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और उसको खराब होने से बचा सकते हैं, उसके बारे में ये आर्टिकल आपको और ज्यादा इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। तो इस आर्टिकल को समझने से पहले हम इसकी हेडलाइंस समझ लेते हैं कि हेडलाइंस क्या आई हैं। हेडलाइंस है, हिंदू न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आई है, दिल्ली पोल्यूशन स्पाइक्स टू 10 टाइम्स दैट ऑफ WHO लेवल्स। इंडियन एक्सप्रेस में हेडलाइंस आई है, टैकलिंग दिल्लीज एनुअल पोल्यूशन क्राइसिस, मेजर्स आर इन प्लेस, हाउ इफेक्टिव आर दे। आपने न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि दिल्ली में हर साल विंटर सीजन में एयर क्वालिटी खराब हो जाती है और ये शुरू से चलता आ रहा है। इसके लिए काफी सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी भी साल में इस एयर क्वालिटी को इंप्रूव होते हुए नहीं देखा गया है। तो मेजर्स होने के बावजूद क्या वो इफेक्टिव है या नहीं, आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। अब इससे पहले हम डायरेक्टली आर्टिकल को समझे, पहले हम ब्रीफली एक कॉन्सेप्ट समझते हैं और वो है कि एयर पोल्यूशन इतना खतरनाक क्यों है, एयर पोल्यूशन इतना डेंजरस क्यों है। व्हाई इज एयर पोल्यूशन सो डेंजरस? एयर पोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज अ साइलेंट किलर, इसलिए क्योंकि बिना कोई सिम्टम दिखाए एयर पोल्यूशन आपकी लाइफ को थ्रेटन कर सकता है। धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडली ग्रेजुअली एयर पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, जो एयर में पोल्यूशन कर रहे हैं, वो आपके बॉडी के लंग्स में अक्यूमुलेट हो जाएंगे और उसके बाद आपकी बॉडी की हेल्थ खराब होती रहेगी। इसी के लिए एक मैं आपके लिए फिगर भी लाया हूं, स्टैट्स भी लाया हूं, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी इंपॉर्टेंट है कि हर साल 7 मिलियन डेथ्स, 70 लाख इंसानों की जान जाती है सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से। कि दुनिया में एयर पोल्यूशन खराब हो रहा है, पूरी वर्ल्ड में एक साल में 70 लाख लोगों की डेथ्स होती है सिर्फ एयर पोल्यूशन के कारण। चाहे वो उनके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कर रही हो, चाहे वो उनको कैंसर हो रहा हो या उनकी किसी और वजह से इम्यूनिटी वीक हो रही हो। तो एयर पोल्यूशन को काउंटर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आगे चलते हैं और देखते हैं कि मेजर एयर पोल्यूटेंट्स हैं क्या, किसी भी जगह में या इंडिया में मेजर एयर पोल्यूटेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है स्मोक, धुआं। अब इस धुएं के अंदर क्या क्या मौजूद है? धुएं के अंदर मौजूद है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और VOCs। ये सारे मिलके स्मोक कहलाते हैं। और ये स्मोक आता कहां से है? ये स्मोक आता है बर्निंग से। जब भी कोई भी चीज जलाई जाएगी तो धुआं निकलेगा। उस धुएं में क्या क्या मौजूद है? उस धुएं में ये सारी गैसेस मौजूद हैं और ये सारी गैसेस एयर पोल्यूटेंट्स की तरह काम कर रही हैं। ये बॉडी के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, बॉडी को अनहेल्दी बनाती है, ये बॉडी को हार्म करती है, इसलिए इनको एयर पोल्यूटेंट्स बोला जा रहा है। तो वाइल्ड फायर्स और अनकंट्रोल्ड बायोमास या फॉसिल फ्यूल कंबशन से स्मोक रिलीज होता है, जिससे पॉइजनस गैसेस या पोल्यूटिंग गैसेस रिलीज होती हैं जो किसी भी ह्यूमन बॉडी को की हेल्थ को डिटोरिएट कर सकती है। इसके अलावा और क्या कॉजेज होते हैं? सिमिलरली स्मोक जो है वो वोल्केनिक एक्टिविटी से भी निकलता है। इसके अलावा कुछ पार्टिकुलेट मैटर्स भी निकलते हैं। पार्टिकुलेट मैटर्स वो मैटर्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर्स सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रहते हैं। एक चीज यहां पे जो आपको समझनी है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये कि पार्टिकुलेट मैटर जो है वो दो टाइप के होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पार्टिकुलेट मैटर जो 2.5 है वो 2.5 माइक्रोमीटर्स। सिमिलरली पार्टिकल मैटर 10 का मतलब है 10 माइक्रोमीटर्स। यानी वो सारे पोल्यूटेंट्स जिनका डायमेंशंस, जिनका लेंथ, जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर है या 10 माइक्रोमीटर है, वो PM2.5 या PM10 कहलाया जाएगा।
ये पीएम जो 2.5 और 10 पार्टिकल्स होते हैं, ये इसीलिए डेंजरस हैं क्योंकि वो डायरेक्टली आप इनको इनहेल कर लेते हैं, या आपके नोज और नॉस्ट्रिल्स के अंदर से जाके आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, आपके गले से होते हुए आपके लंग्स तक पहुंच जाते हैं, और उसके बाद ये वहां पे कुछ डेंजरस सिम्टम्स शो कर सकते हैं। इसलिए पीएम जो पार्टिकुलर मैटर जो है, इनको कम करना जरूरी होता है। तो पार्टिकुलर मैटर्स का अगर मैं एग्जांपल बताऊं, सूट, जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, जल तो गया, जलने के बाद धुआं बन गया, लेकिन कभी कभी ऐश या सूट रह जाता है, वो पार्टिकुलर मैटर आता है। हेवी मेटल्स पार्टिकुलर मैटर आता है, ऐश मेटल वर्किंग से निकलता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से निकलता है, रोड डस्ट जो मिट्टी होती है वहां से आता है, मेटलर्जी इंडस्ट्री से निकलता है। ये सारे जो फील्ड्स हैं, यहां से पार्टिकुलर मैटर रिलीज होते हैं। फिर देखते हैं डस्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। मिट्टी जो होती है, डस्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, कहां पे? लार्ज एरियाज ऑफ लैंड विथ लिटिल वेजिटेशन, जहां पे ग्रास या ट्रीज मौजूद नहीं है, वहां पे या कम है, वहां पे जो सॉइल होती है वो लूजली पैक्ड होती है। जो सॉइल है वो लूजली पैक्ड है, और अगर लूजली पैक्ड है तो इजीली इरोड हो जाएगी, और अगर इजीली इरोड हो जाएगी तो उसके जो सैंड पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, वो हवा में स्प्रेड हो जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं ट्रीज लगाने से एयर की क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि वो डस्ट की कॉम्पोजिशन कम कर देगा। मीथेन गैस, मीथेन गैस भी एयर पोल्यूटेंट कहलाया जाता है, क्योंकि मीथेन गैस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मीथेन गैस एक ग्रीन हाउस गैस है, और ये तकरीबन 21 टाइम्स मोर पावरफुल देन CO2 है। तो इससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, हो क्या सकता है? होता है। तो इसलिए मीथेन को भी हमने एयर पोल्यूटेंट कंसीडर किया है। और लास्ट में हम देखते हैं CFCs, HFCs, HFCs। CFC का फुल फॉर्म अगर मैं आपसे पूछूं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, PAH पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये सारे क्या कहलाते हैं? इन सबको कलेक्टिवली हम VOC कहलाते हैं। VOC, VOC का मतलब वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप अभी तक समझ ही गए होंगे, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि ये ओजोन लेयर डिप्लीशन में के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इनको एयर पोल्यूटेंट की तरह कंसिडर किया गया है। तो ये कुछ कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग बीमारियां ह्यूमंस में फैलती हैं। आपके लिए एक ये फ्लोचार्ट भी मैं लेके आया हूं, जिसमें आप इजीली अपने एग्जामिनेशन में, मेंस के एग्जामिनेशन में इस फ्लोचार्ट को बना सकते हैं और ज्यादा मार्क्स आपको मिल सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स के अलग अलग सोर्सेस क्या हैं। नेचुरल तरीकों से कैसे निकलता है? वॉल्केनो से निकलता है, वाइल्ड फायर से निकलता है। फिर आर्टिफिशियल अगर देखें, अगर आर्टिफिशियली देखें तो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, ह्यूमन इंटरफेरेंस कैसे? ट्रांसपोर्टेशन से निकलेगा, स्टेट इंडस्ट्रीज से निकलेगा, फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन से निकलेगा, सिटीज जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगी वहां से निकलेगा। फिर जो लिविंग एरियाज हैं जहां पे कैटल रेयरिंग होती है, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट होता है, वो मीथेन गैस रिलीज करते हैं। सिमिलरली जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है या जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, इनकी प्रोडक्शन में काफी ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, जिसकी वजह से पोल्यूटिंग गैसेस एमिट होती हैं जो एयर की क्वालिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो रादर देन आप लिखें, आप इसको फ्लोचार्ट के फॉर्म में भी बना सकते हैं। अब जब हमने एयर पोल्यूटेंट समझ ही लिया है, तो अब हम ये समझते हैं कि हम एयर में कितना पोल्यूशन है उसको मेजर कैसे करें। तो हाउ कैन वी मेजर एयर पोल्यूशन? इसके लिए इंडिया में 3 इंडेक्स बने हैं। वो 3 इंडेक्स कौन से हैं? उन 3 इंडेक्स का नाम है, पहला इंडेक्स जो सबसे लेटेस्ट इंडेक्स है और सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वो है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो 2014 में बना है। और किसने बनाया? IIT कानपुर ने बनाया।
सिमिलरली इससे पहले जो चल रहा था वो था सफर। सफर का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। किस चीज का सिस्टम? एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग का, और साथ साथ उसके ऊपर रिसर्च करने का। तो इस चीज का सिस्टम है 2010 में आया, और ये किसने बनाया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी, जो पुणे में है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आता है। और सबसे लास्ट में एक और जो सबसे पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स बना था उसको बोलते हैं नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टेटस। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टेटस जो 2009 में बना था, और किसने बनाया था? सीपीसीबी ने बनाया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर सेंट्रल पोल्यूशन ऑफ कंट्रोल बोर्ड ने मिलकर बनाया था। अब एग्जाम के लिए यहां पे पहला आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एग्जाम के लिए आपको क्या याद रखना है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन तीन इंडेक्स में कौन कौन से पोल्यूटेंट्स मेजर किए जाते हैं। यह सवाल हमेशा पूछता है कि इन तीन इंडेक्स में कौन कौन से पोल्यूटेंट्स मेजर किए जाते हैं। तो सबसे कम पोल्यूटेंट्स जो मेजर किए जाते हैं वो है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें 8 पोल्यूटेंट मेजर किए जाते हैं। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये 8 पोल्यूटेंट्स मेजर करता है। PM10, PM2.5, NO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, इसको बोलते हैं अमोनिया गैस, और लेड। तो ये 8 पोल्यूटेंट्स हैं जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करता है। लेकिन इससे पहले जो सफर चल रहा था उसमें क्या मेजर हो रहा था? उसमें 10 पोल्यूटेंट मेजर हो रहे थे। 10 पोल्यूटेंट देखिए कौन से? कॉमन तो है आपके पास। कॉमन क्या है? PM2.5 है, PM10 है, NO2 है, SO2 है, CO है, O3 है। ये 6 तो कॉमन हो गए। इसके अलावा 4 और हैं। वहां पे लेड था, लेड की जगह मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी, बेंजीन, टॉलिन और जाइलिन। बेंजीन, टॉलिन और जाइलिन क्या है? ये PAH है। अभी हमने आपको पीछे बताया PAH क्या होता है? पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये VOCs होते हैं जो ओजोन लेयर डिप्लीशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स आया था वो क्या मेजर करता था? वो 12 पोल्यूटेंट मेजर करता था। 12 पोल्यूटेंट कौन से? 8 तो सेम है, बिल्कुल सेम है। 8 जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के वही 8 नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स के भी हैं। इसके अलावा 4 और हैं। बेंजीन, बेंजोपाइरीन, मैंने बताया आपको ये पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और उसके अलावा 2 हेवी मेटल्स और हैं। एक को बोलते हैं आर्सेनिक और दूसरा निकल। तो ये 12 पोल्यूटेंट्स हैं जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टेटस में मेजर किए जाते हैं। एग्जाम के लिए आपको याद रखना है कि कौन कौन से जो इंडेक्स हैं उनमें कौन कौन से पोल्यूटेंट्स मेजर किए जाते हैं। तो 8 तो कॉमन है, यही 8 रिपीट हो रहे हैं नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स में, प्लस उसके साथ 4 और हैं। सिमिलरली यहां पे 6 कॉमन है और 4 अलग हैं। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। यहां पे मैं सिर्फ आपको ये डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो कितनी खराब है। दिल्ली की एयर क्वालिटी खराब है कि एक दिन में अगर आप दिल्ली की एयर इनहेल करते हैं तो वो किस चीज के बराबर है? वो 15 से 18 सिगरेट पीने के बराबर है। जितना डैमेज 15 सिगरेट कर सकती है ह्यूमन बॉडी को, उतना ही डैमेज दिल्ली की एयर क्वालिटी कर सकती है विंटर सीजन में, क्योंकि उसमें PM2.5 का लेवल क्या है? इतना सारा आता है। ये किस यूनिट में आता है? कभी कभी यूनिट पूछता है कि कौन से यूनिट में आप मेजर करते हैं PM2.5 को। आप PPM बोल सकते हैं। वैसे माइक्रोग्राम पर लीटर है, माइक्रोग्राम पर लीटर को आप PPM में भी मेजर कर सकते हैं। सेम आंसर आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसके बाद हम आपसे समझने की कोशिश करें कि दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है उसमें जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, वो पार्टिकुलेट मैटर्स कहां से आ रहे हैं? वो पार्टिकुलेट मैटर्स कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो अगर आपसे कोई पूछे PM10 लेवल में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट क्या करता है,
तो जैसे हमने देखा रोड डस्ट और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, रोड डस्ट और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन मिलके कुछ 60 से 70% तक पीएम लेवल्स बढ़ाते हैं। वैसे ही पीएम 2.5 लेवल्स कौन बढ़ाता है? रोड डस्ट, व्हीकल्स और अगेन डोमेस्टिक फ्यूल बर्निंग। तो कहने का मतलब क्या है, रोड डस्ट और इंडस्ट्रियल, रोड डस्ट जो मिट्टी है, जो सॉइल इरोजन से, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से, माइनिंग एक्टिविटीज से, इरोजन से, इन सारी जगह से आती है रोड डस्ट। और इसके अलावा फॉसिल फ्यूल बर्निंग, चाहे वो इंडस्ट्री में हो रही हो, या वो व्हीकल्स में हो रही हो। तो जब फॉसिल फ्यूल बर्निंग, ये दो कॉजेज हैं जिससे सबसे ज्यादा पीएम लेवल्स इंक्रीज होते हैं। और जब पीएम लेवल्स इंक्रीज होते हैं तो अभी हमने आपको दिखाया कि जब पीएम लेवल्स इंक्रीज होंगे तो दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो सिगरेट पीने के बराबर हो जाएगी। तो हमें जरूरी है कि पीएम लेवल्स को कम से कम रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, हर साल ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंडिया में सिर्फ दिल्ली ही पोल्यूटेड है, जगह तो और भी बहुत सारी पोल्यूटेड होती हैं। बॉम्बे भी पोल्यूटेड हो सकता है, कोलकाता भी पोल्यूटेड होता है, और भी बहुत सारी सिटीज पोल्यूटेड होती हैं। लेकिन नाम सिर्फ दिल्ली का ही क्यों आता है? दिल्ली में ऐसा क्या है जहां पे पोल्यूशन लेवल सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया जाता है? मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का रिकॉर्ड बनता है। ऐसा क्या हो रहा है दिल्ली में कि सबसे ज्यादा पोल्यूशन रिकॉर्ड हो रहा है? तो दिल्ली को समझने के लिए सब कुछ तो कॉमन फैक्टर्स हैं, कुछ तो कॉमन वजहें हैं जो हर बाकी सिटीज की जगह दिल्ली के साथ में भी वो एयर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करती हैं। वो कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? वो कॉमन फैक्टर्स आप शुरू से देखते आ रहे हैं। स्टबल बर्निंग है, दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं, सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में फोड़ते हैं, हर जगह फोड़ते हैं। वेहिकुलर एमिशंस हैं जो गाड़ियों से, और अगेन फॉसिल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है जो गाड़ियों से और इंडस्ट्रियल से जो फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है, ये सब तो कॉमन है, ये सब तो हर जगह आपको पाया जाता है। अब जो आपको बात समझनी है कि दिल्ली में ऐसा क्या है। दिल्ली में ऐसा ये है कि सबसे पहले नॉर्दर्न इंडिया में जो एक चीज है उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब यह है कि जैसे ही कोल्ड टेम्परेचर अचीव करता है, कोल्ड टेम्परेचर जब अचीव करता है तो उसके साथ साथ सारे पोल्यूटेंट्स जो हैं वो सेटल हो जाते हैं, वो भारी होते हैं, उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। कोल्ड टेम्परेचर से पोल्यूटेंट्स की डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। जितना ज्यादा टेम्परेचर कम होगा उतनी ज्यादा पोल्यूटेंट्स की डेंसिटी बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा पोल्यूटेंट्स की डेंसिटी बढ़ जाएगी उतना वो ग्राउंड पे सेटल हो जाएगा, उतना वो ग्राउंड पे सेटल हो जाएगा। जितना वो ग्राउंड में सेटल होगा उतना वो ह्यूमंस उनको इनहेल करेगा। तो सर्दियों में क्या होता है, जब विंटर्स होती है तो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, यानी टेम्परेचर गिरने लग जाता है। जब टेम्परेचर गिरने लग जाता है तो सारी चीजों की डेंसिटी जो भारी हो जाएगी वो नीचे बैठ जाएंगे तो वो ह्यूमन के ब्रीदिंग हाइट तक पहुंच जाएंगे और वो फिर सारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जा सकते हैं। यही गर्मियों में क्या होता है, हवा गर्म होती है, वो हवा गर्म जो होती है वो राइज कर जाती है और पोल्यूशन जो है वो भी ऊपर राइज करके आगे फ्लो कर जाता है। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि टेम्परेचर इन्वर्जन विंटर्स में पोल्यूशन को और इंक्रीज कराता है। ये तो एक फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है जो दिल्ली में एयर पोल्यूशन को ज्यादा खराब करता है वो क्या है? वो है दिल्ली की टोपोग्राफी। दिल्ली की ज्योग्राफी ही ऐसी है जिसकी वजह से दिल्ली में एयर पोल्यूशन हमेशा ज्यादा होता है। दिल्ली का जो ज्योग्राफी है, टोपोग्राफी है, वो इस तरीके की है कि दिल्ली के सराउंडिंग एरियाज अगर दिल्ली अंदर है तो दिल्ली के सराउंडिंग एरियाज यानी हरियाणा और यूपी जो है, और फिर पंजाब और फिर राजस्थान, ये जो दिल्ली के चारों ओर जो बाकी स्टेट्स हैं उनकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, दिल्ली से ऑल्टीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा है। अभी देखते हैं कैसे ज्यादा है।
और दिल्ली का जो ऑल्टीट्यूड थोड़ा सा कम है, तो दिल्ली जो है वो थोड़ा डिप्रेशन में आ जाता है। यहां पे डिप्रेशन का मतलब उदासी नहीं है, यहां पे डिप्रेशन का मतलब है कि उसकी जो हाइट है वो कम हो जाती है, उसकी जो एलिवेशन है वो कम हो जाता है। तो क्या होता है, जितना भी हवा है वो सब सेटल हो जाएगा दिल्ली में। हरियाणा से हवा आएगी, पंजाब से हवा आएगी, राजस्थान से हवा आएगी, और वो सब नीचे की तरफ जाएगी, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जाएगी, और नीचे क्या है, दिल्ली है, तो दिल्ली की तरफ वो हवा आके सेटल हो जाती है। अब हरियाणा, यूपी या पंजाब या राजस्थान से जो हवा आ रही है वो पहले से ही पोल्यूटेड है। विंड्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स लाइक पंजाब और हरियाणा कैरी पोल्यूटेंट्स। कौन से पोल्यूटेंट्स? स्मोक। स्मोक कहां से आ रहा है? स्टबल बर्निंग से। डस्ट कहां से आ रही है? राजस्थान में डेजर्ट से आ रही है। तो इस टाइप की जो हवा है जो पहले से ही पोल्यूशन कैरी कर रही है, वो ब्लो होके दिल्ली में आके सेटल हो जाती है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, एक इमेज दिखाता हूं, उससे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। अब ये एक मैं इमेज लाया हूं आपके लिए, इसमें मैं पहले से ये दिखाना चाह रहा हूं कि जितना ब्लू इलाका है, जितना ज्यादा ब्लू होगा उतनी उसकी एलिवेशन कम है। जितना ब्लू से आप आगे बढ़ते जाएंगे, लाइट कलर और फिर येलो और ग्रीन होते रहेंगे, उतनी उसकी एलिवेशन बढ़ती जाएगी। अब यहां पे जो आप देख सकते हैं वो ये है कि ये वाला जो इलाका है ये हरियाणा है, हरियाणा है, और ये है दिल्ली, यहां से ये है राजस्थान, ये है पंजाब, ये है यूपी। तो समझने वाली बात क्या है कि कुछ इलाके, यहां पे अरावली हिल्स हैं, ये अरावली हिल्स हैं। तो पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा हूं, राजस्थान से हरियाणा, पंजाब से दिल्ली, हरियाणा और यूपी की तरफ से, ये चारों ओर से जो दिल्ली है वो ऊंचे इलाकों से सराउंडेड है। मैं आपके लिए इसके लिए एक डेटा भी लाया हूं। अगर आप देखेंगे हरियाणा, हरियाणा जो है, हरियाणा का एलिवेशन लेवल 200 मीटर है। वैसे ही चंडीगढ़ का चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा के बीच में पड़ता है, चंडीगढ़ 300 मीटर की हाइट पर है। वैसे ही पंजाब भी 300 मीटर की हाइट पर है, लेकिन दिल्ली जो है वो 200 मीटर की हाइट पे है। तो अगर चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब जो है वो 300 साढ़े 300 मीटर की हाइट पर है, और वहां से हवा नीचे की तरफ जाएगी, तो नीचे किस तरफ पड़ता है? दिल्ली की तरफ, क्योंकि ऊपर तो पहाड़ है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, उससे तो हवा जाएगी नहीं। तो पंजाब से हवा जो है वो 200 मीटर की तरफ, यानी दिल्ली की तरफ जो डिप्रेशन है वहां पे जाके सेटल हो जाती है। और सेटल क्यों हो रही है? क्योंकि टेम्परेचर कम है, डेंसिटी ज्यादा है, वो भारी है, तो हवा जो है वो नीचे बैठ जाती है। तो दिल्ली में स्पेसिफिकली एयर पोल्यूशन ज्यादा क्यों हो रहा है? जो फैक्टर्स बाकी जगह पे हैं वही फैक्टर्स दिल्ली में भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली की ज्योग्राफी ऐसी है, दिल्ली की टोपोग्राफी ऐसी है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन का प्रभाव, एयर पोल्यूशन का जो इफेक्ट है वो ज्यादा पड़ता है। तो जैसे बताया, नॉर्थ वेस्टर्न से और ईस्टर्न से हवा जो है वो दिल्ली की तरफ आके अक्यूमुलेट हो जाती है। जैसे यहां पे लिखा है, अक्टूबर यूजुअली मार्क्स द विड्रॉल ऑफ मॉनसून इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यानी ये पंजाब हरियाणा, एंड द डायरेक्शन ऑफ विंड चेंजेस फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ वेस्टर्ली, यानी जो हवा पहले ईस्ट से आ रही थी अब वो हवा नॉर्थ वेस्ट से आती है। द स्टॉर्म्स कैरिंग डस्ट अराइव फ्रॉम राजस्थान एंड समटाइम्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ऑल्सो। तो जो समझाना चाह रहे हैं हम वो ये कि दिल्ली की ज्योग्राफी ऐसी है कि उसका मीन सी लेवल, उसका जो एलिवेशन है वो बाकी सराउंडिंग एरिया से कम है, जिसकी वजह से मैक्सिमम जो इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है, वो दिल्ली में देखा जाता है। एक बात, क्या ऐसी ज्योग्राफी और भी कई जगह है? अगर ऐसी ज्योग्राफी नहीं है लेकिन फिर भी बाकी कुछ सिटीज हैं, जैसे अगर मैं आपको बोलूं बैंगलोर, वहां पे भी बहुत पॉपुलेशन है, कोलकाता, वहां पे भी बहुत पॉपुलेशन है, चेन्नई, वैसे ही अहमदाबाद, वैसे ही मुंबई, ये सब बड़े बड़े सिटीज हैं,
लेकिन यहां पे एयर पोल्यूशन का इफेक्ट इतना नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि यहां पे सी जो है, कोस्ट जो है, वो उनके बहुत पास है, और जो पोल्यूटेंट्स हैं वो मॉइस्चर के साथ मिलके दब जाते हैं, मॉइस्चर के साथ मिलके उनका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है और वो पानी की तरफ चले जाते हैं। सिटी जो है वो क्लीन हो जाती है। जब मॉइस्चर होगा, जब कोस्टल इलाका होगा, तो वहां पे बारिश भी ज्यादा होगी। जब बारिश ज्यादा होगी तो जितना पोल्यूशन है वो पानी के साथ मिलके जमीन में चला जाएगा, हवा में नहीं रहेगा, और अगर हवा में नहीं रहेगा तो एयर जो है वो साफ हो जाएगी। लेकिन ये चीज दिल्ली में मुमकिन नहीं, क्योंकि दिल्ली सबसे दूर है सी से, तो वहां पे बारिश भी कम होती है। क्योंकि बारिश कम होती है तो वहां पे एयर पोल्यूशन का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। तो दिल्ली में एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा क्यों दिखाई दे रहा है, उसके लिए आपके पास ये सारे फैक्टर्स हैं। आप इन फैक्टर्स को कोट कर सकते हैं। अब दिल्ली में स्पेसिफिकली, सिर्फ दिल्ली में एयर पोल्यूशन कम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं वो हम देखते हैं। स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको बोलते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रैप। जिस टाइम हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अक्टूबर में 28 अक्टूबर को, उस टाइम पे ऑलरेडी ग्रैप एनफोर्स हो चुका है। ग्रैप का मतलब क्या होता है? ग्रैप का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे एयर क्वालिटी खराब होती जाएगी वैसे वैसे हम अपने एक्शंस को स्ट्रिक्ट करते रहेंगे ताकि एयर क्वालिटी कंट्रोल में आ जाए। तो ग्रैप के अंदर 4 स्टेजेस हैं, स्टेज 1 2 3 4। जब एयर क्वालिटी पुअर है, जब वेरी पुअर है, जब सिवियर है, जब सिवियर प्लस है। पुअर कब होती है? जब AQI की वैल्यू 201 से 300 ppm में हो। वेरी पुअर 301 से 400, सिवियर 401 से 450, और सिवियर प्लस जब 450 से भी ज्यादा AQI चला जाए तो सिवियर प्लस हो गया है। तो सबसे ज्यादा जो ड्रास्टिक रिक्वायरमेंट्स हैं, एक्शंस हैं, स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं, उनको यूज करना पड़ेगा। एक बार आपको सिर्फ हम ओवरव्यू देते हैं कि जब पुअर होता है तो क्या क्या एक्टिविटीज पर प्रोहिबिशन, क्या क्या एक्टिविटीज पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। जैसे अगर स्टेज 1 है तो 500 मीटर से 500 स्क्वायर मीटर प्लॉट एरिया से ऊपर से ज्यादा अगर प्लॉट साइज है तो वहां पे कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। 500 स्क्वायर मीटर से कम में आप कर सकते हैं, 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा में नहीं कर सकते। एंटी स्मोक गन्स को यूज किया था। एंटी स्मोक गन से आप, जैसे फायर ब्रिगेड होती है पानी छिड़कती है, वैसी एंटी स्मोक गन्स होती हैं, वो धूल मिट्टी को सेटल करा देती है जमीन पर। जब स्टेज 2 होता है तो आप पार्किंग फीस बढ़ा देते हैं ताकि लोग प्राइवेट गाड़ियां कम यूज करें और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रोस जो पोल्यूशन कम करते हैं उनको यूज करें। जब स्टेज 3 आता है सिवियर, तो उसमें आप पुरानी गाड़ियों को चलाने से मना कर देते हैं। BS3 और BS4 गाड़ियां चलाना अलाउड नहीं होती। सिर्फ लेटेस्ट गाड़ियां जिनमें सबसे सोफिस्टिकेटेड इंजन है, सबसे कम पोल्यूटिंग है, BS6, सिर्फ वही अलाउड होंगी। भारत स्टेज 6 सिर्फ वही अलाउड होंगी। लोग कम यूज करें गाड़ियां, इसलिए वर्क फ्रॉम होम कल्चर को प्रमोट किया था कि घर से काम करेंगे, कम से कम लोग ट्रैवल करें ताकि उनकी हेल्थ भी ना खराब हो, प्लस वो पोल्यूशन भी ना फैलाएं। और जब सबसे ज्यादा सिवियर केस होता है, सिवियर प्लस जब कैटेगरी पहुंच जाता है, तो क्या करते हैं? सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रोक देते हैं, सारी बाहर से आने वाली गाड़ियां बंद कर देते हैं। कोई डीजल इंजन गाड़ी नहीं चलेगी सिवाय भारत स्टेज 6 गाड़ियां के, उसके अलावा और कुछ नहीं चलेगा। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ एक्शंस लेने जरूरी होते हैं ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में। ये उसी का एक न्यूज आर्टिकल है जिसमें से ये सारे पॉइंट्स हमने निकाल के आपको दिए हैं। इसके अलावा और क्या किया जाता है? इसके अलावा जैसे हमने देखा अभी रिसेंटली 2024 में अक्टूबर में ही ये सारे पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो न्यूज़पेपर में, न्यूज आर्टिकल में कोट किए गए थे। न्यूज़पेपर में जो कोट किए गए हैं कि जो नई न्यू दिल्ली में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने पार्किंग फीस बढ़ा दी है। अब 100 रुपए, पहले 20 रुपए 1 घंटे की पार्किंग फीस होती है, अब 100 रुपए पर घंटा कर दिया है कि एक प्राइवेट गाड़ी आएगी तो उसको 1 घंटे का 100 रुपया देना पड़ेगा। पहले सिर्फ 20 रुपए देना पड़ता था। क्यों? ताकि लोग प्राइवेट गाड़ियां कम निकालना शुरू करें। वैसे ही दूसरा स्टेप जो लिया है, जो पुरानी गाड़ियां हैं जितनी, जो 10 साल
जो डीजल गाड़ियां 10 साल से ज्यादा चल गई हैं, जो पेट्रोल गाड़ियां 15 साल से ज्यादा चल गई हैं, उनको बोलते हैं एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स। जिनकी लाइफ खत्म हो गई है उनको अब हम सीधा स्क्रैप में बेच देंगे, स्क्रैप में डाल देंगे। तो उन गाड़ियों को चलाना भी अलाउड नहीं है क्योंकि वो पुरानी गाड़ियां हैं, वो ज्यादा पॉल्यूटिंग गाड़ियां हैं। वैसे ही बाहर से आने वाली बसेस या ट्रक्स को आना मना कर देते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सीएनजी पे चलने वाली या भारत स्टेज 6 जो कम पॉल्यूटिंग है, सिर्फ वही अलाउड होंगी। ऐसी कोई गाड़ी अलाउड नहीं होगी जो इलेक्ट्रिक ना हो, सीएनजी ना हो या भारत स्टेज 6 पे ना चलती हो। फिर एंटी स्मोक गन्स डिप्लॉय किए जाते हैं जैसे बताया। फिर स्टबल बर्निंग को प्रिवेंट किया जाता है। स्टबल बर्निंग को प्रिवेंट करने के लिए मैं आपका ध्यान एक तरफ लाना चाहूंगा। स्टबल बर्निंग को प्रिवेंट करने के कुछ स्टेप्स जो सरकार उठाती हैं वो ये है। सबसे पहले तो एक स्टेप जो उठाती है उसको बोलते हैं बायो डीकंपोजर। बायो डीकंपोजर, बायो डीकंपोजर का मतलब क्या होता है कि जो पराली है, जो स्टबल है, यानी क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के बाद जो नीचे जो बचा, जो पराली बच जाती है, जो क्रॉप रेजिड्यू बच जाता है, उसको जलाने से बेहतर है कि उसको आप सड़ने दे, उसमें आप कुछ ऐसा केमिकल डाल दें। उस केमिकल का नाम है बायो डीकंपोजर, जिससे वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाए और सॉइल को और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे। वैसे ही एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर क्या होता है? हैप्पी सीडर एक ऐसा ट्रैक्टर है जो क्रॉप्स को काट भी देगा, जो क्रॉप रेजिड्यू को सॉइल में रहने नहीं देगा, उसको उखाड़ देगा और जो अगली बार है उसमें जो भी नेक्स्ट क्रॉप लगानी है उसके लिए जो सीड है, जो बीज है, उसको सॉइल के अंदर गाड़ भी देगा, सोइंग भी कर देगा। तो हैप्पी सीडर क्या करता है? हार्वेस्ट भी करता है और सोइंग भी करता है। एक ऐसा ट्रैक्टर जो हार्वेस्ट भी करता है और सोइंग भी करता है साथ साथ। स्टबल बर्निंग ना हो तो आपको ऐसे क्रॉप्स लगानी चाहिए जो पराली ना आप छोड़ते हो। तो आपको अलग अलग क्रॉप्स लगानी चाहिए, आपको दाल लगानी चाहिए, आपको पल्सेस लगानी चाहिए, आपको कुछ ऐसी वैरायटीज यूज करनी चाहिए, बासमती वैरायटी यूज करनी चाहिए जहां पे पानी भी कम लगता है और उसके साथ साथ उसमें जो क्रॉप रेजिड्यू है, जो पराली है, वो कम प्रोड्यूस होती है। प्रोड्यूस तो होगी लेकिन कम प्रोड्यूस होगी। तो कुछ स्टेप्स और जो दिल्ली की एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए उठाए जाते हैं। ये एक एंटी स्मोक गन की पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक ट्रक है, ट्रक के पीछे एक टैंकर है, टैंकर में से कैसे हाई प्रेशर, पानी पड़ा, पानी लिक्विड है लेकिन वो इतनी जोर से हाई प्रेशर से निकल रहा है कि वो गैसियस फॉर्म में, स्प्रे के फॉर्म में निकलता है। और जब वो स्प्रे के फॉर्म में निकलता है वो धूल मिट्टी से चिपक जाता है, धूल मिट्टी को गीली कर देता है, भिगो देता है और वो धूल मिट्टी भारी होके नीचे बैठ जाती है जमीन पर। जमीन पर बैठने के बाद वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाती है और आपकी फिर हवा जो है वो साफ हो जाती है। तो इस तरीके से यूज करते हैं एंटी स्मोक गन को। लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि करंट अफेयर्स में हम ये देख रहे हैं कि इस साल 2024 में दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्पेशल प्लान बनाया है, उसको बोलते हैं दिल्लीज विंटर एक्शन प्लान। कि 2024 में एयर क्वालिटी खराब ना हो उसके लिए एक विंटर एक्शन प्लान है। पहली बार हम देखेंगे इस प्लान में, हम देखेंगे कि कैसे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है लाइव डेटा कलेक्ट करने के लिए कि क्या कहीं पर एयर पोल्यूशन कितना हो रहा है, क्या कॉज है, क्या गार्बेज बर्निंग की वजह से हो रहा है, क्या स्टबल बर्निंग की वजह से हो रहा है, क्या क्या कहते हैं ट्रैफिक कंजेशन की वजह से हो रहा है, क्या वजहें हैं किसी एक जगह पे एयर पोल्यूशन के बढ़ने की। वो पहली बार हम देखेंगे ड्रोन्स के द्वारा मॉनिटर किया जाएगा और इट विल प्रोवाइड रियल टाइम डेटा एंड एनहांस पोल्यूशन कंट्रोल एफर्ट्स। वैसे ही वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी को प्रमोट किया जा रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट एक नई स्कीम लाई है जिसको बोलते हैं हरित रत्न अवार्ड, यानी ग्रीन अवार्ड्स। कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो कुछ ऐसे स्टेप्स उठाते हैं जिससे एयर पोल्यूशन कम हो रहा हो। कोई भी ऐसा स्टेप उठा रहा हो जिससे एयर पोल्यूशन कम हो रहा हो, उसको दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से हरित रत्न अवार्ड मिलता है कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली पर्सन है।
इसका मतलब ये और लोगों को भी इंस्पायर करेगा। ये एक मोटिवेशन की बात है कि और लोग भी मोटिवेट हों कि वो भी इको फ्रेंडली स्टेप्स उठाएं। जैसे हमने देखा कि एंटी स्मॉग गन है, उसके लिए आपको पानी इकट्ठा करना पड़ता है, वैसे ही एटमॉस्फेयर में जो क्लाउड्स बनते हैं हम उनको जबरदस्ती बर्स्ट करके आर्टिफिशियल रेन भी करा सकते हैं। उसको आर्टिफिशियल रेन बोलते हैं, या उस प्रोसेस का नाम है क्लाउड सीडिंग, जहां पे आप क्लाउड के अंदर, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स डालते हैं, क्लाउड जो है वो बर्स्ट हो जाएगा, उसमें जितना पानी है वो नीचे रेन के फॉर्म में गिरेगा, और वो जब रेन के फॉर्म में गिरेगा तो जितने भी पोल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं वो भारी होके जमीन में मिक्स हो जाएंगे और आपकी जो हवा है वो साफ हो जाएगी। क्या इसके अलावा और कोई भी तरीके अपनाए हैं? पूरे इंडिया में भी और भी तरीके हैं, और दिल्ली में भी ये स्टेप्स उठाए गए हैं। जैसे बोला, हैप्पी सीडर ट्रैक्टर्स होना चाहिए, भारत स्टेज नॉर्म्स को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो 2019 में लॉन्च हुआ है, उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना है। और वो हम देखते हैं कि कैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ज्यादा अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। लेकिन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम सिर्फ दिल्ली में नहीं है, दिल्ली के साथ साथ पूरे इंडिया में 132 सिटीज में उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। किसी और क्लास में हम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हर बार की तरह हम आपके लिए इस बार भी एक मेंस का क्वेश्चन लाए हैं। आप इस मेंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी और आएगी। क्वेश्चन ये बोलता है कि नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर हैज बीन विटनेसिंग पुअर टू सिवियर एक्यूआई। अभी हमने समझा पुअर एक्यूआई, वेरी पुअर एक्यूआई, सिवियर, सिवियर प्लस। पुअर टू सिवियर एक्यूआई लेवल्स इन द विंटर सीजन्स फॉर ओवर अ डिकेड विथ नो साइट ऑफ इंप्रूवमेंट। पिछले कई सालों से पुअर से सिवियर एक्यूआई रिकॉर्ड किया जा रहा है एनसीआर रीजन में विंटर सीजन में, और यह सुधरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ ड्रास्टिक एयर पोल्यूशन स्पेसिफिकली इन दिस रीजन। स्पेसिफिकली एनसीआर रीजन में क्या ऐसे कॉजेज हैं जिससे एयर पोल्यूशन ज्यादा फैल रहा है। ये क्वेश्चन सिर्फ 150 वर्ड का है, इसलिए आपको सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, वो कॉजेज लिखने हैं जो स्पेसिफिकली एनसीआर रीजन में। ध्यान रखिएगा, एनसीआर रीजन की बात कर रहे हैं, बाकी पूरे इंडिया में क्या एयर पोल्यूशन होता है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। एनसीआर रीजन में क्या होता है, क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। आई होप कि आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।